जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं, चलो ठीक है, उनकी आस्था में लगा सकता है। लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी सर्वेयर जा रहा था सर्वे करने, डीएमएसपी उसकी सुरक्षा में थे, वो तो नारे नहीं लगाएंगे। आखिर 40-50 लोग वो कौन थे जो नारे लगा रहे थे? क्या अभी तक उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने निष्पक्ष कार्रवाई करी? क्या अभी तक किसी के खिलाफ ये पहचान हुई कि वो लोग कौन थे? कल को मैं कहने लगूंगा विधानसभा के नीचे मस्जिद थी। इस तरह तो पूरे देश के अंदर अफरा तफरी हो जाएगा। खान साहब की एक चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही है। नहीं, मैं तो उसे आजम खान साहब की चिट्ठी नहीं मानता, और आजम खान के नाम से थ्रू से मैं किसी के संबंध में भी कोई मैसेज लिख दूं तो आप उसे कैसे मान लेंगे? नहीं तो ये जिलाध्यक्ष से आपने जवाब तलब किया? आप जिलाध्यक्ष से जवाब तलब, ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ हो। बाबर कोई ऐसा तो था नहीं, कोई इस्लाम के अंदर बाबर का कोई बड़ा वो बादशाह था, है ना? और बादशाह के दरबार में भांड होते हैं, जो मुख्यमंत्री ने जिक्र किया, तो हो सकता है कि कोई जो किताब है बाबरनामा, कोई धार्मिक किताब तो है नहीं, या कोई ऐसी इस्लाम की कोई वो दस्तावेज तो है नहीं कि साहब वो उससे हो जाएगा। अब बाबर ने तो बहुत सारे काम किए हैं, तो उस पर क्यों विश्वास नहीं करते? संभल को लेकर के जिस तरह अखिलेश यादव लोकसभा में सरकार से मोर्चा ले रहे हैं, उसी तरह राज्य सरकार से मोर्चा लेने के लिए समाजवादी पार्टी की टीम तैयार है। कमाल अख्तर साहब हमारे साथ हैं, मुख्य सचेतक हैं। अख्तर साहब, संभल का मुद्दा कितना बड़ा आपको दिख रहा है कि अखिलेश जी वहां पर मोर्चा लिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर सरकार से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जो है उस पर चर्चा हो? देखिए, संभल का मुद्दा इसलिए बड़ा है, अभी सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम दंगों की पूरी एक, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ अब तक की एक पूरी सूची जारी की। उन्होंने बताया इस सन में ये दंगा हुआ, इस सन में दंगा है। तो मैं पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये दंगा कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था। इसमें किसी मुसलमान भाई की किसी हिंदू भाई से वो नहीं थी। ये दंगा पूरी तरह से प्रशासन द्वारा प्रायोजित किया गया झगड़ा था, बवाल था। जब कोर्ट ने आदेश दिया, या कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, ईद होती है, बकरा ईद होती है, मुहर्रम होते हैं, होली होती है, दिवाली होती है, कांवड़ यात्रा होती है, गणेश चतुर्थी होती है, बहुत सारे धार्मिक आयोजन हमारे देश के अंदर होते हैं। तो हमेशा ये आप भी देखते हो कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो मीटिंग बुलाता है सम्मानित लोगों की, स्थानीय नेताओं की, धर्म गुरुओं की, और एक माहौल बनाकर सभी के सहयोग से उसका आयोजन कराता है। तो प्रशासन ने पहले दफा सर्वे कराया तो उसमें तो लोगों से बात की, आयोजन उसका वो भी हो गया, सर्वे भी हो गया, सभी लोगों ने सहयोग किया, सर्वे होने के बाद चला गया। जब कोर्ट का आदेश था तो उसमें कहीं नहीं लिखा था कि आपको फिर दूसरा सर्वे करना है। फिर 23 तारीख में सर्वे करने के लिए 24 तारीख में सुबह टीम वहां पे पहुंची, तब किसी धार्मिक गुरु या किसी राजनीतिक नेताओं से जो स्थानीय लोगों को, उनसे बात नहीं की गई। और जब वो आयोजन करने जा रहे थे तो आपके ही सोशल मीडिया से वीडियो वायरल हैं, आप देखेंगे कि कोई भी मैं कहता हूं कि जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं, चलो ठीक है, उनकी आस्था में लगा सकता है। लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी सर्वेयर जा रहा था सर्वे करने, डीएमएसपी उसकी सुरक्षा में थे, वो तो नारे नहीं लगाएंगे। आखिर 40-50 लोग वो कौन थे जो नारे लगा रहे थे? क्या अभी तक उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने निष्पक्ष कार्रवाई करी? क्या अभी तक किसी के खिलाफ ये पहचान हुई कि वो लोग कौन थे? क्या ये पता चला कि उनका रोल क्या था? क्या ये अभी तक हुआ कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी चुनाव हुए, बाई इलेक्शन, और जिस तरह से प्रशासन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं, और जिस तरह आप जैसे लोगों की वजह से मीरापुर के अंदर पिस्टल लेके एक महिला के ऊपर ताने हुए के वोट नहीं डालेगा, कुंदरकी के अंदर जिस तरह से वोट की लूट हुई, इन सब चीजों की बहस से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा ये प्रायोजित संभल की घटना है। अच्छा, आपको ये लगता है कि संभल की जो घटना घटी उसके बाद अचानक से मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने लगे? जौनपुर की अटाला मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंच गया, उधर एक और थी वहां की भी मस्जिद का, नूरी मस्जिद एक है, उस मस्जिद का भी मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। नंबर बढ़ाने का भी गेम शुरू हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ ये आखिर में है कौन? ये आदमी कौन है जो कोर्ट में जा रहे हैं, मंदिर के नीचे क्या बता रहे हैं? कल को मैं कहने लगूंगा इसके अंदर मतलब विधानसभा के नीचे मस्जिद थी। भाई, अगर कोई आदमी कहने लगे इस तरह तो पूरे देश के अंदर अफरा तफरी हो जाएगा। सबसे पुराना बौद्धिस्ट कहते हैं कि हम बौद्ध जो है सबसे पुराना धर्म हमारा है,
तो पता चला कि वो आके जो है कहने लगे इसके नीचे बौद्धिस्ट वो था, धार्मिक वो चीजें हैं। तो हमारा जो एक 91 के बाद एक्ट आया था, वक्फ एक्ट जो था, नहीं वक्फ एक्ट नहीं, जो एक्ट आया था और उसमें एक पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ था संशोधन विधेयक, धार्मिक संशोधन, धार्मिक स्थल संशोधन विधेयक। उसमें साफ कहा गया था कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ने के बाद जो भी धार्मिक स्थल है जिस स्थिति के अंदर है उसकी वो रचना तब्दील नहीं की जाएगी। तो जब ये पास हो गया तो उसके बाद आप लगातार डाल रहे हैं तो गलत डाल रहे हैं। ऐसे लोग ही हैं, लेकिन डाल रहे हैं, उस पर सुनवाई भी हो रही है, जज साहब उसको सुनने योग्य मान भी ले रहे हैं। तो मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के अंदर जो इस चीज से बचाया है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है, और सरकार जिस तरह से उसको बचती आ रही थी जवाब देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके ऊपर जवाब भी दे। तो इससे मंशा साफ सी जाहिर हो गई है कि वो लोग कौन है, और वो नहीं चाहते कि देश के अंदर बेरोजगारी पे बात हो, देश के ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर बात हो, देश के ऊपर किसानों के ऊपर बात हो, देश के ऊपर सेना की भर्ती जो अग्निवीर है उसके ऊपर चर्चा हो, देश के जो संविधान को बिगाड़ने की बात चली उस पर बात हो, क्योंकि देश का ध्यान सिर्फ धर्म की बात पे जोड़ा रहे। ये उन लोगों का प्रयास है। भाई इलेक्शन जो गुजरे, अख्तर साहब आप कैसे देख रहे हैं? 9 में से 2 सीटें ही जीत पाए, उसमें भी वहां पर करहल में मार्जिन बड़ा कम हो गया। अखिलेश जी 68,000 से जीते थे, तेज प्रताप जी 14,000 पर टिक गए। भाजपा कह रही है कि हम 9 जीत लेते, वो तो छूट गया 2। नहीं, आप सबसे बड़ी क्या है कि मीडिया को इस मतलब चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो अगर मीडिया सही से, अब आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए क्या बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुए? क्या प्रशासन ने सरकारी तंत्र का उपयोग नहीं किया? पूरी तरह से जब सरकारी तंत्र लोगों को धमकाया जाएगा, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, बिजली वालों से झूठी FIR दर्ज की जाएगी, लोगों के खिलाफ, ट्रांसपोर्टरों को उनके लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जाएगी, राशन डीलरों को उनकी दुकान निरस्त करने की धमकी दी जाएगी, प्रधानों को उनकी प्रधानी खत्म करने की धमकी दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग वो करेंगे। अगर मैं कह सकता हूं कि ये निष्पक्ष चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटें जीतती। अगर फिर इतना दबाव है, इतना ज्यादा आप मानते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा भाजपा अपने फेवर में करने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमा रही, तो फिर कैसे मेन चुनाव लड़ेंगे? यही कंडीशन तो उस समय भी रहेगी। नहीं, देखिए, हमें क्या, हम कानून के ऊपर, समाजवादी पार्टी और हम लोगों को पूरा विश्वास है, और चुनाव आयोग से भी हम लोगों ने बार बार टाइम पे ये चीज की है कि निष्पक्ष चुनाव हो, और जब यही स्थिति रहेगी तो इसका जवाब जनता 2027 में देगी। खान साहब की एक चिट्ठी बड़ी वायरल हो रही है, आजम खान साहब की, सीतापुर जेल की। उन्होंने कहा कि, पढ़ी होगी आपने भी, सोशल मीडिया के जरिए आप तक भी आई होगी, कि संभल का मुद्दा जैसे आप लोकसभा में उठा रहे हैं, आप रामपुर का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। मुसलमान मतलब वो खुद को कहना चाहते हैं कि आजम खान के मामले को नहीं उतना प्रायोरिटी मिली? नहीं, मैं तो उसे आजम खान साहब की चिट्ठी नहीं मानता। भाई, आजम खान के थ्रू मैं कोई बात लिख दूं, वो जेल में है बेचारे, तकलीफ में है, परेशानी में है, और आजम खान के नाम से, थ्रू से मैं किसी के संबंध में भी कोई मैसेज लिख दूं तो आप उसे कैसे मान लेंगे? नहीं, तो ये जिलाध्यक्ष आपने जवाब तलब किया? आप जिलाध्यक्ष से जवाब तलब, ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ हो या किसी से मिल गया हो, तो मैं तो इसे कोई आजम खान साहब की चिट्ठी मानता ही नहीं। या तो उनका कोई परिवार का आदमी ये कहता है कि हाँ ये बयान उन्हीं का है, तो जब ये आप ये निश्चित कर लें कि ये बयान आजम खान साहब का ही है, तब उससे पे बात करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप ये मानते हैं कि वो खान साहब की चिट्ठी नहीं? मैं बिल्कुल नहीं मानता। चंद्रशेखर जो मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो हरदोई जेल जा रहे हैं मिलने, सीतापुर जा रहे हैं। देखिए, देश में हम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आदमी हैं, कोई आदमी बुरे समय में जेल में है या अस्पताल में है या कई चीजें, जब चंद्रशेखर के गोली लगी थी, चंद्रशेखर पे हमला हुआ था, तो समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब ही थे जो उनके घर पे उनसे मिलने गए थे। तो अब किसी का तो वो उनसे मिलने राजनीति में हाल चाल जानने में, आदित्यनाथ जी है मुख्यमंत्री जी, मुलायम सिंह जी हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी बीमार थे तो कई बार उन्हें देखने गए, राजनाथ सिंह जी बीमार थे, मुलायम सिंह जी कई बार उन्हें देखने गए, ND तिवारी जी थे, उन्हें कई बार देखने गए। तो अब दुर्भाग्य ये है कि हमारे पत्रकार बंधु सारी चीजों का राजनीतिक मतलब निकालते हैं।
अरे मगर चुनावी माहौल में अगर कोई मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी देखिए, वाले लोग उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, अखिलेश यादव मिलने नहीं जा रहे हैं, कोई दूसरा बड़ा नेता मिलने नहीं जा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ। हम लोगों को प्रमाण देने की जरूरत है। क्या अखिलेश जी आजम खान साहब से जेल में मिलने नहीं गए? क्या अखिलेश जी आजम खान साहब के घर पे नहीं गए? क्या हम लोग आजम वो खान तो साहब तब से गए जब चंद्रशेखर रावण नहीं, यहाँ हरदोई में मिलने गए। हम आजम खान साहब से कितनी बार मिलने गए? सांसद है रुचि वीरा जी, आप उनसे पूछिए कितनी बार मिलने गई। वहां पे समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता हैं, उनसे पूछिए वो कितनी बार गए। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नहीं? एक आदमी एक दिन गया और वो ये कहने लगा कि सब चीज वही कर रहा जो है। चर्चाओं में आ रहा है उसकी चर्चा हो रही है। चर्चा कुछ नहीं है, चर्चा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सदन से लेके सड़क से लेके हर जगह आजम खान साहब का मामले को उठाया है और आगे भी उनके लिए जिस स्तर का भी संघर्ष होगा वो समाजवादी पार्टी करती रहेगी। इधर कांग्रेस वालों का क्या हालचाल है? बड़ा आपके नेता छुट भैया तो बिल्कुल फायर कर रहे हैं एक दूसरे पर। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है और राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का भी है। दोनों की आपस में वार्ता होती है, तो कोई बात होगी तो बड़े नेताओं में होगी। छुटपुट स्तर से बहुत सारे लोग हैं जो दाएं बाएं बात करते हैं, तो हम लोग उन चीज पे कोई बयान देने की स्थिति में भी नहीं है और बयान दे भी नहीं सकते। गठबंधन जा रहा है, दिख रहा है अरे क्यों जाएगा भाई? इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराया भी है और आगे हराने के लिए एकजुट है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बना था, आगे की जरूरतों पे देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधानसभा चुनाव गुजरे। मैंने क्या कहा कि जो लोग बोल रहे हैं गठबंधन उन्होंने बनाया था क्या? नहीं, आपके गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी थी, दिल्ली में वो कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। देखिए जो स्थानीय इशू हैं वो अलग हैं भाई। स्थानीय इशू पे दिल्ली में हम आज भी इंडिया गठबंधन सब लोग साथ में हैं। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनके स्तर पे इशू में उनके बड़े नेताओं से बात हुई होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, जो भी निर्णय होगा वो बड़े स्तर पे होगा। हमारा या कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई बयान देना या कोई बात करना वो निराधार है। अच्छा, ये जो 7 विधायक जो आपके गए थे क्रॉस वोटिंग में, किनारे जिनको किया गया था, रायबरेली वाले और तमाम दूसरे, क्या इनका है ना, इनका निष्कासन हो रहा है? नहीं, देखिए आप कहीं किसी के खिलाफ जब जाते हैं तो जब कोई भी वो होता है तो उसको पूरी तरह से पुख्ता और सही तरीके से फिर एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस और बाकी जनता उन्हें अपना सजा देने का काम करेगी। तो आप लोग नहीं निकालेंगे उन्हें? नहीं निकाले क्यों नहीं? पार्टी से तो उनको कर ही रखा है, पार्टी उनके खिलाफ जाएगी विधानसभा। जिन विधायकों ने आपके राज्यसभा सांसद को हरवा दिया, उन्हीं वोटों से वो हारे, तो उनके खिलाफ लिख के क्यों नहीं दिया जा रहा कि इनकी विधायकों को निरस्त किया जाए? मैंने क्या कहा, ये कौन कह रहा नहीं लिख के दिया जा रहा? लेकिन जो दावा किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष के पास, तो उसको तैयार होने में समय लगता है ना। तो कितना समय लेंगे? अब जितना भी समय होगा, जो हमारी लीगल टीम है तैयार करेगी तो हो जाएगा। एक उसमें विधायक बाहर धरने पर बैठे हैं अपने जीजा के करप्शन के खिलाफ। मैं उन्हें छोड़ो ना, कुछ और मुद्दे पे लेके आओ। मैं कह रहा हूं जब आएगा अपने पास आएगा, वो उनका जो आदमी पार्टी के साथ इस तरह का व्यवहार कर चुके हैं उन पर बात ही क्या करना है। अब आगे वो कह रहे हैं, लेकिन दिल में उनके है कि अरे बेरोजगारी पे बात करो ना। आज बेरोजगारी की स्थिति क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मुख्यमंत्री ने कहा 40 लाख करोड़ का निवेश हो गया। 2-3 जिले का नाम बताओ कहाँ कहाँ पे निवेश हो रहा है। आज बताओ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनते ही छुट्टा पशुओं की खत्म हो जाएंगे। आप बताओ कितने लोग मर गए छुट्टा पशुओं की वजह से, कितनी फसलें बर्बाद हो गई। आज बताओ कि उन्होंने कहा था किसान की जो है फसल की कीमत देंगे, आय दुगनी कर देंगे। शफीकुर रहमान बर्क साहब पे भी बड़ा कमेंट किया आज मुख्यमंत्री जी ने। क्या शफीकुर रहमान बर्क साहब? वो सुना नहीं आपने? उन्होंने बोला कि वो बाबर और दुनिया की कहानी जनरेशन। यार एक बात बताओ ना, बाबर कोई ऐसा तो था नहीं कि इस्लाम के अंदर बाबर का कोई बड़ा वो बादशाह था, है ना। और बादशाह के दरबार में भांड होते हैं, जो मुख्यमंत्री ने जिक्र किया। तो हो सकता है कि कोई जो किताब है बाबरनामा, कोई धार्मिक किताब तो है नहीं, या कोई ऐसी इस्लाम की कोई वो दस्तावेज तो है नहीं कि साहब वो उससे हो जाएगा। अब बाबर ने तो बहुत सारे काम किए हैं, तो उस पर क्यों विश्वास नहीं करते? भाई बताओ ना, बाबर ने और काम भी तो किए हैं, तो उस पे बात क्यों नहीं होती? मेरा कहना ये है कि हो सकता है कि वो तथ्य के लिए आपके पास पूरा तथ्य विभाग है, जो बाबरनामे में उसने लिखा, तो उसको सरकार को चाहिए टीम बना के
पुरातत्व विभाग से उसकी खोज कराए। नहीं तो बाबरनामा कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसपे पूरा एकदम विश्वास कर लिया जाए। खोज तो आजकल संभल में खूब चल रही है। एक मंदिर खोज लिया गया है कि वो सन 76 से बंद था, और बाकायदा पुलिस वाले उसको झाड़ फूक रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। देखो, वो चाहे पुलिस वाला हो, डीएम हो, एसपी हो, या वो सब जो जिस धर्म से लगता है करता है, वो उनकी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती है। उन्हें दी का शिवलिंग तो वो उसको वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान में उस कानून का नाम बताओ जहाँ ये लिखा हो कि जब कोई हिंदू मकान बेचेगा वो हिंदू को ही बेचेगा, मुसलमान मकान बेचेगा मुसलमान को बेचेगा। मैं मुसलमान हूँ, जब मैं मकान बनाता हूँ तो मैं जरूर ख्याल रखता हूँ कि मेरे घर में एक जगह ऐसी हो जहाँ नमाज पढ़ी जा सके। कोई हिंदू मकान बनाता है तो आज भी ये परंपरा है, उसकी पूजा का एक कमरा जरूर होता है, बिल्कुल, और उसमें जो उसके मानने वाले भगवान की मूर्ति, उसमें मूर्ति होती है। बजरंग बली की मूर्ति अगर वहां निकल आई, ठीक है, और एक आदमी का अभी की मीडिया में वायरल हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, जी जी, कि बजरंग बली की मूर्ति जो निकली है, वो मकान हमने ही खरीदा था और हमने ही बंद किया था, वो भी हिंदू भाई था, है ना जी। तो अब वो ताला उसने इसलिए लगा दिया था कि वहां कोई पुजारी रुकता नहीं था। तो उसमें किसी मुसलमान को दोषी देना और किसी सरकार को ये कह देना कि साहब ये हमने खोज लिया मंदिर, तो ये सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना है। चलिए, बहुत शुक्रिया। कमाल अख्तर साहब हमारे साथ थे, वो तमाम इश्यूज पर खुलकर बात कर रहे थे। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, किन विषयों पर आप चर्चा चाहते हैं हमें कमेंट कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।